हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। बाबा मेरा चश्मा किधर आ रहा है, पहले चश्मा दे। तो मैंने चश्मा लगा लिया। तो कैसे हो भाई आप लोग। आई होप कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। जो जो मैं ये वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रही होगी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन। तो और बहुत जल्द हम 10 वीडियो करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी की। और बहुत जल्द हम बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू भी लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर जुड़े रहिएगा। बायोकेमिस्ट्री वगैरह के भी एमसीक्यू आए थे, तो इस पर आप कंटिन्यू रहोगे तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। अभी क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, और माइक्रोबायोलॉजी में अभी ये पार्ट 9 है। ठीक है, इससे पहले मिक्स में एमसीक्यू की मैं एक सीरीज लेके आया था, मिक्स एमसीक्यू। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, एमएलटी के मिक्स एमसीक्यू। वहां पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड बैंक, उसमें सारे मिक्स टाइप के हैं, और इसमें ओनली स्पेसिफिक माइक्रोबायोलॉजी के हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं है, इसमें आपको मिलेगी हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन। हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन प्लस माई एक्सपीरियंस, मेरा क्या एक्सपीरियंस है रिसर्च का, वो इसमें मैं सारे डिस्कस करता रहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ एमसीक्यू वाली वीडियो नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, कहने के लिए यहाँ पर एनआईबी नोएडा लिखा हुआ है मैंने, लेकिन इसको आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमसीआरई, पीजीआई, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, एचएसएससी, नीट ट्रिपल, कोई भी आपका एग्जाम हो, स्टेट का, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सभी के लिए इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज। मेरा नाम है चेतन, एंड आई हैव डन माय बीएससी एमएलटी फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़, एंड करंटली आई एम वर्किंग इन एम्स। ठीक है, तो इससे पहले एम्स लाइब्रेरी में भी मैं काम कर चुका हूँ। तो चलिए आगे अब चलते हैं हम अपनी एमसीक्यू की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में मैं आपसे बातें करता रहूंगा, लाइक माय एक्सपीरियंस, और इस चैनल का मेन पर्पज क्या है रन करने का, तो बहुत सारी चीजें मैं आपसे बीच बीच में शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन, ये तो मेरे बारे में कुछ पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, पॉज करके आगे बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सर। क्वेश्चन नंबर क्या है, विच इज नोन एज द वूल सॉर्टर डिजीज। ठीक है, वूल सॉर्टर डिजीज इसमें से कौन सा है, पल्मोनरी एंथ्रेक्स, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स, या बोथ ए एंड बी। तो सर इसमें जो अभी आपने क्या करना है, आपने एक लिस्ट बनानी है, जैसे ए ऐसे कर करके आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है ऐसे, और कोई भी रफ पेज लेके आप बैठ सकते हो। ठीक है, 10 क्वेश्चन ही है इस वीडियो में, तो 1 मिनट में पानी पी लो। मैं गाइस 2 मिनट के लिए मैं पानी की बोतल अपने लेके आता हूँ, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। आधे पौने घंटे का सेशन होता है ना, तो बीच बीच में फिर गला सूख जाता है। तो मैं आपसे लोगों से बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था गुरु जी, मैं आप लोगों से बात कर रहा था एमसीक्यू की। ठीक है, हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो क्या है, एंथ्रेक्स के ऊपर है। ठीक है, तो एंथ्रेक्स के ऊपर आपसे पूछा है इन्होंने कि इनमें से कौन सा है जो आपका वूल सॉर्टर डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो जो वूल सॉर्टर डिजीज और एंथ्रेक्स की ना गाइस एक पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगा। इस चैनल पर आपको पढ़ाई के अलावा ना बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, क्यूरियस माइंड हो जो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले चैनल। तो आपने ऐसे एक लिस्ट बना लेनी है अपनी रफ कॉपी में, और फिर अपना टिक करते रहना है कि ये क्वेश्चन मेरा ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा गलत है, ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। और फिर अपना स्कोर शेयर करना है। ठीक है, अपना स्कोर है वो शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। भाई देखो, जो लोग भी अपना स्कोर शेयर करेंगे ना कमेंट बॉक्स में, उनके कमेंट को मैं लाइक करूंगा। ठीक है, तो अपना स्कोर शेयर करना, और जेन्युइनली शेयर करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही नकल मार के जो क्वेश्चन ठीक हुए उनका, बिल्कुल जेन्युइनली शेयर करना कि अगर मेरे इतने क्वेश्चन ठीक है, इतने क्वेश्चन मेरे गलत है। फिर उस हिसाब से आप अपने तरीके से एक्शन ले पाओगे ना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, वूल शॉर्टेड डिजीज बोला जाता है पल्मोनरी एंथ्रेक्स को। ठीक है, पल्मोनरी एंथ्रेक्स के भी बहुत सारे टाइप है,
पल्मोनरी एंथ्रेक्स, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, इंटरस्टाइलर एंथ्रेक्स। तो जो पल्मोनरी एंथ्रेक्स है उसको बोल जाते हैं वूल शॉर्टर डिजीज, और जो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स है ना, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, इसको बोलते हैं हाइड पोर्टर डिजीज। हाइड पोर्टर डिसीज, हाइड पोर्टर डिसीज बोला जाता है आपके इसके क्यूटेनियस एंथ्रेक्स को। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रख सकते हो, हाइड पोर्टर डिजीज किसको बोला जाता है, क्योंकि ये फैलता है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स जैसे ही जो ये लोग अपने, जैसे कि जो लोग चमड़े वगैरह का काम करते हैं, वो अपने ऐसे उस पे जब लाद के लेके जाते हैं अपने कंधे पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइड पोर्टर डिजीज। ठीक है, तो वहां कई बार उससे क्या हो जाता है, लोगों को क्या हो जाता है, एंथ्रेक्स हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइड पोर्टर डिजीज। परमोनरी एंथ्रेक्स, वूल शॉर्टर डिजीज, क्योंकि कई बार क्या होती है, इन्फेक्टेड जैसे शिप होती है, तो उसकी वूल को जब वो शॉर्ट करते हैं तो वहां से तो एक पूरी लंबी स्टोरी है इसकी कि वाई दिस इज नोन एज अ वूल शॉर्टर डिजीज, तो वो मैं किसी और दिन बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जो हाई एंड एक्सप्लेनेशन है वो आपके सामने अब शुरू हो गई है। अब यहाँ से अच्छे मूड में आपने अच्छे से इसको समझना है। मैंने बैसिलस एंथ्रेक्स के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। बैसिलस एंथ्रेक्स क्या है? बैसिलस एंथ्रेक्स सर एक ग्राम पॉजिटिव, सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ग्राम स्टेन आपके स्टेप आपको आने चाहिए। अगर ग्राम स्टेन के भी स्टेप आप लोगों को नहीं आते तो भाई फिर तो दिक्कत है, मतलब फिर तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सर, ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव है सर, और ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया है, यानी कि ये बेसिलाई है। रोड शेप्ड बैक्टीरिया दैट causes a anthrax, a serious fatal zoonotic disease primarily affecting livestock and wildlife। ठीक है, इट फॉर्म्स हाईली रेजिस्टेंट स्पोर, जो एंथ्रेक्स के स्पोर होते हैं काफी रेजिस्टेंट होते हैं, एंड परसिस्ट इन सोइल फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, ह्यूमन इन्फेक्टेड थ्रू स्किन कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने बताया वो हाइड पोर्टर डिजीज, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, इनहेलेशन पल्मोनरी एंथ्रेक्स, इंजेक्शन वो इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। ठीक है, यूजुअली फ्रॉम कंटेमिनेटेड। अभी इंजेक्शन वाला कैसे होगा? ये सब जो आप कंटेमिनेटेड, जब आप मीट खाओगे, कंटेमिनेटेड जो मीट खाओगे, अच्छा जिस जो अच्छा सा अच्छे तरीके से पका नहीं है मीट, ठीक है, कच्चा मीट है, ठीक है, तो उस वजह से आपका इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स हो सकता है कंटेमिनेटेड मीट के कंजप्शन से। ठीक है, तो ये इसको इसको ना एंथ्रेक्स को जो मैं बता रहा था इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो यही है, बायो टेररिज्म एजेंट, एज ए बायो टेररिज्म एजेंट यूज किया जाता है इसको, एंथ्रेक्स को, बेसिलस एंथ्रेक्स को। अब लोग ना पता नहीं, मतलब कई बार क्या करते हैं, बेसिलस ऐसे लिखते हैं, बेसिलस एंथ्रेक्स। एक्चुअली में जो बेसिलस एंथ्रेक्स एक डिजीज का नाम है। ठीक है, एंथ्रेक्स क्या है? एक डिजीज का नाम है, और जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो है बेसिलस एंथ्रासिस। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप आगे जाना चाहोगे माइक्रोबायोलॉजी में या किसी भी फील्ड में, तो आपको इन छोटी छोटी जो डिटेल है ना, इनका पता होना चाहिए। वो इंटरव्यू में आपसे इन्हीं डिटेल वो देखते हैं कि कितनी आप लोगों ने रट्टा मारा है और कितना आप लोगों ने अच्छे से समझा है चीज को। कई भी लोग लिखते हैं बैसिलस एंथ्रेक्स, भाई बैसिलस एंथ्रेक्स लिखना बहुत गलत है, क्योंकि बैसिलस एंथ्रासिस है जो, वो क्या है? बैक्टीरिया है, और एंथ्रेक्स तो एक डिजीज का नाम है। तो ये चीज याद रखनी है। तो आप कभी भी जब एग्जाम में लिखो तो बैसिलस एंथ्रासिस लिखना। ठीक है, एंथ्रासिस लिखना। ठीक है, एंथ्रासिस लिखना, तभी आपका अच्छा बन जाएगा। तो ये बायोटेररिज्म, बायोटेररिज्म कैसे? क्योंकि इसकी हाई फर्टिलिटी रेट होती है। ठीक है, ठीक है, एबिलिटी टू फॉर्म हार्ड स्पोर, इट इज क्लासिफाइड है टायर 1 टायर 2 बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, तो इसको टायर 1 बायोलॉजिकल एजेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बायोटेररिज्म। एक एक्चुअली में एक मैंने क्विज कंपटीशन में भाग लिया था, और उसमें एक क्वेश्चन आया था ये बायोटेररिज्म एजेंट का, तो वो काफी अच्छा था मेरे लिए। वो वन हेल्थ की एक क्विज थी, वो एक मैं पीछे सी एमएफसी अग्रोहा में गया था, एक माइक्रोकॉन थी, तो वहाँ पे एक क्विज कंपटीशन हुआ था। उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन से टाइप का ऑर्गेनिक, मतलब कौन से टाइप का बायोटेररिज्म एजेंट है, तो ये टायर 1 बायोटेररिज्म एजेंट है। ठीक है, इसका मतलब जो पेसिलस एंथ्रासिस है जो। उसके बाद डिस्कवरी की बात करें तो इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो हमारे रॉबर्ट कोच साहब ने करी थी। ठीक है, रॉबर्ट कोच साहब ने हमारी इसकी डिस्कवरी करी थी, और ही इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं सर? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं सर रॉबर्ट कोच को, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो ये डिस्कवर किया था सर जर्मन फिजिशियन एंड माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कोच, डिस्कवर्ड बैसिलस एंथ्रासिस द बैक्टीरियम causes anthrax in 1876 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। His pioneering work demonstrated that this bacterium was the specific cause of disease, representing one of the first proof that germ theory of disease, जो germ theory of disease थी उसका जो फर्स्ट प्रूफ था, जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज थी उसका जो फर्स्ट प्रूफ था कि हमारा जो डिजीज होता है उसको कोई ना कोई जर्म खोज करता है, तो उसका पहला प्रूफ ये था कि बैसिलस एंथ्रासिस की डिस्कवरी हुई थी, एंड लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ कोच पोस्टुलेट। जो कोच पोस्टुलेट आपने पढ़े होंगे,
4 कोच पोस्टुलेट होते हैं, ठीक है। तो उन कोच पोस्टुलेट के पीछे की जो स्टोरी है, वो कैसे उन्होंने कोच पोस्टुलेट दिए थे, उसके पीछे यही था। मैं बैचलर्स एंथ्रासिस की डिस्कवरी थी, ठीक है। उसके बाद ही उन्होंने कुछ पोस्टुलेट थे अपने पब्लिश किए थे। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी थी, ये भी आपको बताना चाहिए। ये ना कमेंट बॉक्स में बताना भाई, मैं अभी नहीं बताऊंगा इसका आंसर। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी थी, ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ठीक है। आज का क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कि वो गेव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। मुझे तो पता है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, देखता हूँ आप लोगों में से कितनों को पता है। तो ये थे गाइज आपकी बैसिलस एंथ्रेक्स के बारे में सारी की सारी एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो आई होप कि आपको अभी तक जितनी स्लाइड में जितनी आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करवाया मैंने, अभी तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर बैक्टीरिया से ही है। मेड्यूसा हेड कॉलोनी इज सीन इन। तो ये क्वेश्चन इतना पीवाईक्यू है ना, मैं क्या बताऊं आपको। सीआरई, एम्स, ठीक है, पीजीआई, एसजीपीजीआई, पता नहीं कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेड्यूसा हेड कॉलोनी, मेड्यूसा हेड कॉलोनी किस में दिखती है? तो मेड्यूसा हेड कॉलोनी जो दिखती है, वो दिखती है आपकी बैसिलस एंथ्रासिस में। बैसिलस एंथ्रासिस थी जो कि एंथ्रेक्स कोज करता है, उसमें मेड्यूसा हेड कॉलोनी दिखती है, ठीक है। तो ये याद रखना आपका। एक होता है बैसिलस सबटिलिस और एक होता है बैसिलस एंथ्रासिस। तो बैसिलस एंथ्रासिस में दिखती है। अभी मेड्यूसा हेड कॉलोनी क्या भला है सर, क्या चक्कर है, ये क्या चीज है, वो बताओ हमें। तो यहाँ पर देखो, एक्चुअली में मेड्यूसा ये जो ग्रीस में आई थिंक ये कुछ मान्यता वगैरह कुछ इसके ना एक अलग सी स्टोरी है, वो मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा। तो मेड्यूसा की थी या कोई गर्ल थी जिसके जो बाल थे वो ऐसे, मतलब ऐसे करली करली से, जैसे सांप होते हैं ना, ये सांप इसको बोलते हैं मेड्यूसा हेड। जैसे मतलब ऐसे ऐसे उलझे 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 वो ऐसे पड़े हैं, तो ऐसे ऐसे कॉलोनी दिखते हैं। ये ब्लड अगार है, ठीक है, ये ब्लड अगार है। तो ये मेड्यूसा की मेड्यूसा हेड की ना ये स्टोरी है, मैं किसी और दिन वीडियो में शेयर करूंगा, ठीक है। तो मेड्यूसा हेड कॉलोनी ये करेक्टरिस्टिकली जो बैसिलस एंथ्रासिस है उसमें सीन होती है। द बैक्टीरियम दैट क्यूज इन एंथ्रेक्स अंडर लो पावर मैग्निफिकेशन, these colony display curling hair like projection, ठीक है, curling hair like projection at the edge and resembling tangled hair on medusa head, ठीक है, growing on sheep blood का। तो ये आपको याद रखनी है, ये है सर। अरे मतलब आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, ये पूछेगा मेडुसा हेड कॉलोनी आपको किस में दिखती है, तो आपको याद रखना है बैसिलस एंथ्रासिस, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो वो स्टोरी बताऊं मैं, तो किसी वीडियो में वो स्टोरी में भी कवर कर दूंगा कि मेडुसा कौन थी, क्या कुछ है ये। थोड़ी सी अगर आप इंटरेस्टिंग हो गए तो मैं ऐसी चीजें शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये थी सर एंथ्रेक्स के बारे में। एंथ्रेक्स का क्वेश्चन था, टू टू क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। अगला है सर, अगला है सर टेटनस के ऊपर। टेटनस के ऊपर क्या क्वेश्चन है? टेटनस के ऊपर क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेटनस प्लाज्मिन इज, ठीक है। टेटनस प्लाज्मिन आपको पता क्या होता है, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो बताना आपको। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टेटनस प्लाज्मिन का, जो टेटनस प्लाज्मिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है गाइस आपका। पॉज करो पहले आप वीडियो को, पहले वो वीडियो को पॉज करो, उसके बाद अपना लिखो आंसर। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, और उसके बाद मैं आंसर बताने जा रहा हूँ इसका। जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। इनहिबिशन ऑफ गाबा रिलीज, इनहिबिशन ऑफ गाबा रिलीज इसका राइट आंसर है, ठीक है। गाबा के जो गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड है, गाबा की फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, गामा अमाइनो। मैंने देखा आगे ना पूरा इसका वो पूरा मतलब पूरा फुली एक्सप्लेनेशन लिखे है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, इसको बोलते हैं गाबा, ठीक है। तो ये देखो पूरा लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेटनस प्लाज्मिन इज दैट इज इट एक्ट प्री साइनेप्टिकली एंड इनहिबिट द ग्लाइसिन एंड गाबा रिलीज। गाबा रिलीज को और ग्लाइसिन रिलीज को ये क्या कर देता है, इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से स्पास्टिक कंट्रैक्शन हो जाती है मसल्स में, ठीक है। टेटनस प्लाज्मिन क्या है? एक जिंक डिपेंडेंट मेटालोप्रोटीज है। प्रोटीज यानी कि ये एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है। एज आया तो फिर एंजाइम ही है, ठीक है, प्रोटीज है, एंजाइम है। तो ये एंजाइम है दैट ट्रेवल रेट्रो एक्सोनली, ठीक है, इन द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अफेक्ट करता है, रेट्रो एक्सोनली जाता है, वेयर इट स्पेसिफिकली क्लीव साइनेप्टोब्रेविन। साइनेप्टोब्रेविन यानी कि एक तरह का ये स्नेयर प्रोटीन है जो कि इनहिबिटरी जो इंटरन्यूरॉन है उसमें ये उसको क्लीव कर देता है। दिस मतलब उसकी क्लीव होने की वजह से क्या होता है, रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड एंड ग्लाइसिन, जिस वजह से क्या होता है, अनइनहिबिटेड स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं, जो अनहिबिटेड जिसकी वजह से स्पाज्मिक मतलब पैरालिसिस कोज कर देता है एक तरह से, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, इसमें ज्यादा आपको ज्यादा इसमें मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, और वहां से क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। बस आपसे ये पूछ लेगा कि
मगर जो वैक्सीन क्या है टेटनस प्लाज्मा का, तो वो है इनहिबिशन ऑफ गाबा रिलीज, ठीक है। द इनहिबिशन ऑफ दीज इनहिबिटरी न्यूट्रॉन लीव मोटर न्यूरॉन इन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, जिस वजह से क्या होता है, मस्कुलर जो स्पैज्म हो जाता है और रिजिडिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये इसका जो हाई एंड एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको मेरे से समझ नहीं आया तो आप इसको गूगल कर भी सकते हो, गूगल करके आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी इस स्लाइड को आप एक बार ध्यान से पॉज करके पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपसे टेटनस प्लाज्मा के बारे में पूछ लेंगे। टेटनस प्लाज्मा क्या है कि जिंक डिपेंडेंट मेटालोप्रोटीज है, ठीक है। जिंक डिपेंडेंट मेटालोप्रोटीज है सर, ये बस ये याद रखना है। अगला सर, अगला है, अभी देखो कितनी जो इंटरेस्टिंग स्लाइड्स है मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है। अगर यार वीडियो अच्छी लग रही हो ना, वीडियो में ना लग रहा हो कि यार वीडियो में दम है, वीडियो में कंटेंट में दम है, तो आप इसको ना, ये फेसबुक का पेज है ना हमारा, ये हमारा फेसबुक का पेज है, इसको लाइक कर सकते हो गाइस, ठीक है। इसको लाइक कर सकते हो आप, हमारा फेसबुक का पेज है। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब then do subscribe, and if you are watching on this video on Facebook then do please लाइक दिस पेज। एंड कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, जेन्युइन क्वेरी को मैं जरूर आपकी लूंगा। इसके पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल तभी मिलेंगे भाई जब आप लोग मैसेज करोगे, ठीक है। मैसेज करोगे तो ही मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं। मैं फ्री की कंटेंट की कदर नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो अगला चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 5 है द क्योजिटिव एजेंट ऑफ स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइट। हाँ भाई, अब आया मस्त क्वेश्चन, बिल्कुल ही मस्त टॉपिक का क्वेश्चन आया, और इस पर मैंने 2-3 स्लाइड ऐड करी है, ठीक है। तो पहले पॉज करो अपनी वीडियो को और उसके बाद सोचो आंसर क्या है। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कौन कॉज करता है? डी ट्रिपल एस बी में ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। डी ट्रिपल एच बी में भी आए क्वेश्चन। तो जो स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, आई होप आपने वीडियो को पहुंच किया होगा और अपना क्वेश्चन है जो वो अपना क्वेश्चन मार्क किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। जो कोज कर देता है वो कोज करता है सर कोलेस्ट्रिडियम डेफिकिल। कोलेस्ट्रिडियम डेफिकिल है जो स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कोज करता है। और इसको डेफिकिल कहाँ से आया ये वर्ड? कोलोस्ट्रिडियम डेफिकिल का जो वर्ड है ये आया कहाँ से सर? इसकी स्टोरी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है? हमें सर यहाँ तक नहीं रुकना है, हमें तो रिसर्च में जाना है, हमें तो रिसर्चर की तरह सोचना है। हाउ द नेम्स कम फ्रॉम्स, हमें बताओ सर। तो सर मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ये है आपकी पूरी की पूरी हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन। देखो गाइज, दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो जहाँ कहीं भी अभी हो आप वहीं पड़े रहो, एक है कि फाइट करो आगे बढ़ो। मतलब जिस बंदे ने फाइट करना एक बार सीख लिया ना गाइज, वो बंदा बहुत ऊपर जाए, ठीक है। और जिसके साथ भगवत गीता है ना, ये भगवत गीता का पूरा सार ही यही है कि अपने कर्म के लिए लड़ जाओ, मर जाओ, मिट जाओ, ठीक है। तो अगला है, देखो हाईएंड एक्सप्लेनेशन है द नेम क्लोस्ट्रीडियो। देखो पहले इसको क्लोस्ट्रीडियम डेफिकिल बोला जाता था, अब इसका नाम चेंज हो गया। नाम कब चेंज हुआ है सर इसका? इसका नाम चेंज हुआ है सर 2016 में। और सर ऐसी ऐसी जो ये अपडेट्स है ना, ऐसा ऐसा कंटेंट सिर्फ आपको लैपटॉनिक पर ही मिलेगा, ठीक है। और मेरा मेरा जो ये चैनल है, इसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करवाना, ये इसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपको एमएलटी तक सीमित रखना। इसका मकसद ये है कि आपको रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन बनाना, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देना, ठीक है। अभी एक हांटा वायरस का आउटब्रेक हुआ गाइस, मैं लिंक्डइन पर काफी एक्टिव हूँ, ठीक है। तो लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन पर मैं काफी एक्टिव हूँ और वहां पर आप मेरा रिसर्च देख सकते हो। मतलब मैं थोड़ा यंग रिसर्चर टाइप हूँ, तो मतलब अभी तो यंग ही हूँ, ठीक है। तो रिसर्चर, तो उस तरीके से अभी मैं सोचता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो अगर आप एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हो। तो जो ये नेम चेंज हुआ सर 2016 में हुआ, अब इसको क्लोस्ट्रिडियो डेफिकिल बोला जाता है, ठीक है। इसको क्लोस्ट्रिडियोडिस डेफिकिल बोला जाता है, दैट रिफ्लेक्ट इस डिस्टिंक्ट टैक्सोनोमिक डिफरेंसेस फ्रॉम क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज, ठीक है। तो दैट्स वाई ये नाम चेंज हुआ है, तो आपको ये याद भी रखना है। कई बार क्वेश्चन में ना नाम चेंज हुआ वो आ जाता है, अभी यहाँ तो क्लोस्ट्रिडियम डेफिकिल लिखा है, अगर आपसे पूछ रहे क्लोस्ट्रिडियो डेफिकिल तो उसका मतलब क्या होता है? शुरू में तो जब मैंने पढ़ा तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, लेकिन बाद में फिर मैं इसकी हिस्ट्री में गया तो पता लगा 2016 में ये नाम चेंज हुआ है, ठीक है। ये नाम का मतलब क्या है सर? सबसे पहले ये बताओ। देखो डेफिकिल, डेफिकिल कहाँ से आया? ये आया डिफिकल्टी से। डिफिकल्टी क्यों सर? क्योंकि जब शुरू में जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, जब ये बैक्टीरिया डिस्कवर किया, तो इसको ना आर्टिफिशियली मीडिया पे ग्रो करवाना थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है। सो देर इज ए डिफिकल्टी, द डिफिकल्टी रिसर्चर हैड इन आइसोलेटिंग एंड ग्रोइंग दिस बैक्टीरिया इन कल्चर व्हेन इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1935।
उस वहीं से इसका नाम पड़ा कि क्लोस्ट्रीडियम डेफिकल, ठीक है। डिफिकल्ट टू ग्रो, ठीक है, डिफिकल्ट नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वाज ओरिजिनली डब्ड एज बैसिलस डेफिकली। शुरू शुरू में इसका जो नाम था वो था बैसिलस डिफिसिलिस, फिर उसका नाम चेंज हुआ क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल, उसके बाद तीसरी बार नाम चेंज हुआ इसका क्लोस्ट्रीडियो डेफिसिल। अब पता नहीं आगे क्या नाम चेंज होगा इसका, भगवान जाने, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम जो डेफिसिल है इज फेमस फॉर क्यूजिंग सीवियर डायरिया एंड कोलाइटिस, कोलाइटिस और डायरिया कॉज करता है स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, पर्टिकुलरली आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट एंड इज ऑफन निकनेम्ड एज, ऐसे इसको ऐसे लिखा जाता है निकनेम CDC, ठीक है। क्लोस्ट्रिडियोडेफिकल एक मेजर अर्जेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थ्रीट है, क्योंकि ये अभी देखो आप एक एक वर्ड आप सुनते आ रहे हो अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हो, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है सर, जो जो हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, अब उनसे वो क्या आ रहे हैं, रेजिस्टेंट आ रहा है। और इसके ऊपर ना मैंने एक एक वेबिनार भी अटेंड किया था, ठीक है। ये एक जर्नल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी है, ठीक है, इंटरनेशनल। तो इसका ना एक वेबिनार था, वो मैंने, ये मेरा सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस है और ये मैंने अपने लिंक्डइन के अकाउंट पर भी इसको डाल रखा, आप जाकर वहां भी चेकआउट कर सकते हो। ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, ठीक है। 500 प्लस कनेक्शन है मेरे और 1000 के समथिंग फॉलोवर है, ठीक है। तो 500 प्लस कनेक्शन है मेरे, 1000 के समथिंग। तो आप जाकर हमें वहां पर फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन पर। तो ये मेरी लिंक्डइन की आईडी है, फॉलो मी इफ यू आर रियली वांट टू ग्रो, यू रियली वांट टू लर्न, ठीक है। तो ये मैंने सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस यहाँ पर लगा दिया जस्ट आपके लिए। ये मैंने एक क्लोस्ट्रीडियो डेफिकल एंड इवॉल्विंग AMR बाय डॉक्टर रॉफगर, ये इनका, ये हमारे जो टीना जोशी जी है यहाँ की एडिटर इन चीफ है जर्नल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की। तो ये मैं इसलिए आपको लगा रहा हूँ ये अपने सर्टिफिकेट की, आप लोग भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। सीखने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती, ठीक है। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कभी भी शुरुआत कर सकते हो आप, ठीक है। मैंने अभी शुरुआत करी है, इससे पहले मैं भी, मेरी बहुत लंबी स्टोरी है और बहुत, मतलब बहुत ही सैड स्टोरी है, वो किसी और दिन शेयर करूँ, ठीक है। तो क्लोस्ट्रिडियोडेफिकल एक मेजर अर्जेंट एंटीबायोटिक थ्रेट है, क्योंकि पैराडॉक्सिकली ऑफन अराइजेज आफ्टर यूजिंग एंटीबायोटिक एज दीज ड्रग डिसरप्ट द गट ऑफ माइक्रो। अब एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, गट जो हमारी जो गट है, हमारी जो गट है उसमें कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वो यूजफुल बैक्टीरिया क्या कर जाते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यूजफुल बैक्टीरिया मर गए, जिस वजह से क्या होगा, जो क्लोस्ट्रिडियम डेफिकल है वो, मतलब allowing difficult to thrive, ठीक है। while not typically resistant to its primary treatment vancomycin and फ्लोकोसिन, it is highly resistant to many other common antibiotic, ठीक है। इसके केस में हम वैंकोमाइसिन तो इसका एक ट्रीटमेंट की तरह यूज की जाती है, ठीक है। और जो अदर एंटीबायोटिक है उससे ये हाईली रेजिस्टेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ऐड भी किया है, इट इज एन इन्फ्लेमेटरी, मतलब स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के बारे में है ये, ठीक है। इट इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ कोलन, देखो स्यूडो स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, कोलाइटिस वर्ड सब सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है, कोलोन। तो ऐसे ना, मतलब आप ना जब ऐसे कोरिलेट करोगे ना चीजों को, तब जाके आपको हाई अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये कोलोन, कोलोन का ये एक, मतलब कोलोन आपने सुना होगा, तो जिस वजह से क्या होता है, ट्रिगर्ड बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक है, जब पेशेंट होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, ठीक है। मैंने आगे भी ऐड किया, आगे उसमें जैसे यहाँ पे पीछे ऐड किया था। तो पेशेंट जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसमें उनको एंटीबायोटिक मिलती है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, विच विल किल बेनिफिशियल गट फ्लो, इसलिए बोलते हैं कि कभी भी बिना पूछे डॉक्टर से दवाई नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, बेनिफिशियल जो गट फ्लोर हो जाते हैं वो मर जाते हैं, जिस वजह से क्लोस्ट्रिडियम डेफिकल हो जाता है, वो अपने टॉक्सिन वगैरह रिलीज कर देता है, और ये दो टॉक्सिन रिलीज करता है, एक होता है टॉक्सिन ए, एक होता है टॉक्सिन बी, ठीक है। जिस वजह से कोलोन की लाइनिंग होती है जो हमारी कोलोन, सिक्कम कोलोन रेक्टम, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, सिक्कम कोलोन रेक्टम, तो कोलोन की लाइनिंग होती है जो उसको अफेक्ट करता है, उसको डैमेज करता है। एंटीबायोटिक यूज से और हॉस्पिटलाइजेशन से होता है, ठीक है। एनी एंटीबायोटिक दैट यूज दिस, बट कॉमन जो कल्प्रिट है, मतलब कोई भी ऐसे तो कोई भी एंटीबायोटिक इसको खोज कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन कल्प्रिट है वो है आपकी क्लेंडामाइसिन, फ्लोरोक्विनोलोन, सिफेलोस्पोरिन और एम्पिसिलिन। तो ये सारी एंटीबायोटिक है इसके क्यूजेटिव, मतलब इसमें मोस्ट ये जब एंटीबायोटिक यूज करते हैं तभी होते हैं। उसके बाद जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के ICU सेटिंग होते हैं, तो वहां पर भी बैक्टीरिया एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक क्या हो जाते हैं, पास होते रहते हैं, दैट्स वाई वहां पर भी इसके खतरे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमारी लैब में यहाँ पर एक मिनी विडास करके मशीन होती है, एक मिनी विडास, ठीक है, मिनी विडास करके मशीन होती है। तो मिनी विडास के ऊपर इसका टेस्ट लगता है, ठीक है। स्टूल सैंपल से करते हैं इसका टेस्ट, ठीक है, स्टूल सैंपल से।
क्लोस्ट्रिडियम डेफिकल का, ठीक है, टॉक्सिन बिल का लगाते हैं। मिनीविडास एक मशीन होती है, ये बायोमेरिक्स कंपनी की है, ठीक है, बायोमेरिक्स। तो बायोमेरिक्स कंपनी की मशीन पे इसका सैंपल लगता है और मैंने उसकी ट्रेनिंग ली हुई है, ठीक है, पीजीआई में भी होता है ये और यहाँ भी एम्स में भी। तो एम्स में तो मैंने उसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में ली हुई है, ठीक है। ऐसे स्ट्रिप सी होती है और ऐसे फिर उसको मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बताऊंगा तो फिर वो टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है। तो द इन्फेक्शन इज टिपिकली ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक स्पेसिफिकली टारगेटिंग क्लोस्ट्रिडियम डायपिकल सच एज वैंकोमाइसिन। मैंने बताया था ना, वैंकोमाइसिन इसके लिए यूज की जाती है और फिडामोक्सिन भी इसके लिए यूज की जाती है टू रिस्टोर द बैलेंस डाइट, ठीक है। तो भाई ये कुछ जो क्लोस्ट्रिडियम डायफिकल के बारे में इंफॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, ठीक है, अभी लाइक कर दीजिए, बाद में मुझे पता आप लोग नहीं करने वाले, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन मेरा, ठीक है। कॉमनेस्ट माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन इन पेशेंट रिसाइडिंग ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती है तो उनमें जो कॉमनेस्ट जो माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कौन सा है, बताइए। ट्रॉपिकल कंट्रीज में, हमारी कंट्रीज भी क्या आती है, ट्रॉपिकल कंट्री आती है ना, हमारी भी इंडिया, इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो एक होती है सब ट्रॉपिकल, एक होती है सब ट्रॉपिकल, ठीक, आई थिंक इंडिया आई थिंक ट्रॉपिकल में आती है। मे बी आई एम रॉन्ग, एक बार आप सर्च कर लेना, आई थिंक सब ट्रॉपिकल में आती है, पता नहीं मेरे को इतना, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि इंडिया में टीबी बहुत ज्यादा है भाई इंडिया में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, माइकोबैक्टीरियम टीबी। और टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भी चला हुआ है ना, आपको पता है टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम अभी चला हुआ है। तो टीबी एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है वो चला हुआ है, वो एनटीईपी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसका टारगेट है 2025 तक टीबी मुक्त भारत करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर भी है, माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है इसका राइट आंसर है, जो कॉमनेस्ट जो ट्रॉपिकल कंट्रीज में होता है। बाकी आपसे और क्या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर, वे पूछ सकते हैं इसकी कॉलोनी कैसी होती है। तो इसकी कॉलोनी होती है रफ, रफ, बफ एंड टफ। ये कॉलोनी का इसका करेक्टरिस्टिक होती है। ग्रो किस पे करते हैं सर, एलजे मीडिया में ग्रो करते हैं सर, एलजे मीडिया पे। एलजे मीडिया के में क्या होता है सर, एग होता है सर, एग कंटेनिंग मीडिया है सर एलजे मीडिया, ठीक है। और कौन से होते हैं सर इसके लिए, टीबी के लिए, मिडल ब्रुक सर, मिडल ब्रुक ब्रोथ हम यूज करते हैं सर, मिडल ब्रुक, मिडल ब्रुक ब्रोथ यूज करते हैं सर। मिडल ब्रुक क्या होता है सर, एक ब्रोथ होता है, बीडी की मशीन में लगता है सर, बीडी बीडी डायग्नोस्टिक्स होती है तो, ठीक है। और इसके लिए क्या, टीबी के लिए सर ट्रूनाट यूज कर सकते हैं सर हम, ट्रूनाट यूज कर सकते हैं सर हम, सीपी नाट यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, सीबी नाट यूज कर सकते हैं सर। सीबी नाट की फुल फॉर्म क्या होती है सर, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टाइप, ठीक है, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ठीक है। तो सीबी नाट आजकल हर जगह हो रहा है, सीबी नाट सिविल हॉस्पिटल में आप जाते हो तो वहां पर सीबी नाट होता है, ठीक है। लेकिन कल्चर होता है जो वो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। टीबी के माइक्रोस्कोपी, टीबी के लिए सर स्टेन, जेडन स्टेन सर, टीबी का डिस्कवर किसने करी था सर, टीबी के बैक्टीरिया को सर, टीबी के बैक्टीरिया को माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसने डिस्कवर किया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना सर। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है सर, टीबी के बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सर, फिर से माइकोबैक्टीरियम से है। जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है, उसका जो डबलिंग टाइम है वो आपसे पूछा है सर। डबलिंग टाइम यानी कि जनरेशन टाइम। डबलिंग टाइम क्या है कि एक बैक्टीरिया जब दो में डिवाइड करता है तो उसका वो टाइम पूछा आपसे, तो डबलिंग टाइम। तो डबलिंग टाइम इसका सर 12 दिन है। इसका जो डबलिंग टाइम है वो है इसका 12 दिन सर, 12 दिन इसका डबलिंग टाइम है सर लेप्रा बेसिलाई का, ठीक है। तो ये कुछ सर लेप्रा के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर, लेप्रा के बारे में। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा इज ए स्लो ग्रोइंग, एक तो ये स्लो ग्रोइंग है, दैट्स वाई इसका क्या है 12 दिन है, स्लो ग्रोइंग है। एसिड फास्ट है सर ये, ठीक है। लेप्रा के लिए कितने परसेंट यूज करते हैं हम, 5% यूज करते हैं ना हम लेप्रा के लिए, 20% तो हम टीबी के लिए यूज करते हैं। दैट क्यूज हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज जिसको लेप्रोसी भी बोला जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हैंसन बेसिलाई भी बोला जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा है ना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, ठीक है। तो इसको हम हैंसन बेसिलाई भी बोला जाता है, हैंसन बेसिलाई, हैंसन बेसिलाई इसको बोलते हैं। इट इज ए क्रोनिक इन्फेक्शन प्राइमरली इन्फेक्टिंग स्किन, पेरिफेरल नर्व, अपर रेस्पिरेटरी म्यूकोसा एंड आईज। ये मतलब कि स्किन को पेरिफेरल नर्व्स होगी, स्किन है, इसको अफेक्ट करता है। इट इज एन ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन, यानी कि ये सेल के अंदर ग्रो कर पाएगा, ओब्लिगेट है यानी कि सेल से बाहर ये ग्रो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। दैट कैन नॉट बी कल्चर्ड इन लैब मीडिया। जैसे आप एलजे मीडिया होता है ना, एलजे मीडिया, एमटीबी को तो आप एलजे मीडिया पे ग्रो करवा लोगे, लेकिन इसको नहीं करवाओगे भाई, ये बड़ा ही खतरनाक आदमी है, वो बोलेगा मैं नहीं कर रहा ग्रो, मेरे को तो आप
किसी या तो किसी एनिमल में इनोकुलेट करो या किसी सेल लाइन में इनोकुलेट करो, मैं तभी ग्रो कराऊंगा। तो भाई भाई की रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। तो एलजे मीडिया पे कह रहा मैं नहीं ग्रो कर रहा, मैं कर लो तुम जितनी कोशिश करनी है, क्योंकि वो इंट्रासेलुलर है, ऑफन ट्रांसमिटेड थ्रू नेजल ड्रॉपलेट्स ड्यूरिंग क्लोज एंड क्रोनिक कंटेक्ट, ठीक है। किसी के कांटेक्ट में कोई भी, जब आपको लेप्रोसी का पेशेंट मिलेगा तो उसके नेजल ड्रॉपलेट्स में से भी ये फैल जाता है, ठीक है। while curable with multi-drug therapy, untreated case can lead to severe nerve damage, जिस वजह से सीवियर नर्व डैमेज हो जाती है। लेकिन मल्टी ड्रग थेरेपीज की अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। और लेप्रोसी के ऊपर ना एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में, आपको बता दूं, लेप्रोसी के ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में। वो कहाँ पे है सर? वो है सर आपका तमिलनाडु में, चेंगलपट्टू में, ठीक है। तमिलनाडु आई, पता नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन मेरी कैसी है, इंग्लिश भाई मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो तमिलनाडु में एक चेंगलपट्टू जगह है, वहां पर एक स्पेशल इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है लेप्रोसी का, ठीक है। तो अगर आप ये रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हो, आप इन चीजों को अभी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद ट्रांसमिशन इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया सर, नोज से और माउथ से ये फैलता है, ठीक है, ड्रॉपलेट से। इंक्यूबेशन पीरियड सर इसका वेरी लॉन्ग है, मैंने बताया भी आपको, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 20 साल तक आपको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। डिजीज मैनिफेस्टेशन सर ये हैंसन डिजीज है, ठीक है। नर्व डैमेज हो जाती है सर इसमें, ठीक है। न्यूरोपैथी हो जाती है, जिस वजह से सर स्किन में रेस्पिरेटरी भी प्रॉब्लम आ जाती है सर, इसमें स्किन में नोड्यूल प्लाक्स बन जाते हैं नेजल म्यूकोसा में। प्रोग्रेशन अगर वही है, वो सारी वही ऊपर वाली लाइन ही लिखी हुई है, ठीक है। सिवियर डिसेबिलिटी और डिफॉर्मिटी हो जाती है, क्योंकि नर्व डैमेज हो जाएगा ना, तो जिस वजह से ये काफी फेटल डिजीज है, ठीक है। अगला है सर आपका बायोकेमिकल टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। अगला बायोकेमिकल टेस्ट से रिलेटेड है सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बायोकेमिकल से कैसे रिलेटेड है सर? क्वेश्चन है कैटालेज टेस्ट के ऊपर। कैटालेज टेस्ट आपको पता होगा किसके लिए करते हैं आप कैटालेज, ठीक है। कैटालेज इनमें 4 ऑप्शन है, सिगेला, सिगेला लेजेंडरी, सिगेला बॉडी, सिगेला फ्लेक्सरी। ये इनमें से सारे के सारे कैटालेज पॉजिटिव है, एक को छोड़ के कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो राइट आंसर है इसका वो आपका बी है, सिगेला डिजेंट्री टाइप 1 को छोड़ के सारे के सारे कैटलेज पॉजिटिव है, ठीक है। कैटलेज पॉजिटिव जो कैटलेज टेस्ट है सर, वो किस लिए किया जाता है सर? कैटलेज टेस्ट किया जाता है टू डिफरेंशिएट द स्टैफ वर्सेस स्ट्रेप्टो। स्टैफ को स्ट्रेप्टो को डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं ना हम कैटलेज टेस्ट यूज। और भी बहुत सारे होते हैं, आई कट जो टेस्ट लगता है, आई कट एएसटी जो टेस्ट लगाते हैं माइक्रो में, ठीक है, आई का टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सर ये तो था सर कैटलेज के बारे में, तो ये आपको याद रखना, ये तो भाई याद रखना ही पड़ेगा कि कौन सा कैटलेज नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो फिर वही है रट्टे मारने वाली बात, थोड़ा बहुत तो आपको रटना पड़ेगा ही, ठीक है। हालांकि माइक्रोबायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको अगर समझ के करोगे, इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे, तो इससे बढ़िया सब्जेक्ट मुझे नहीं कोई लगता, ठीक है। मेरा तो फेवरेट है माइक्रो, ठीक है। हालांकि सारे सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, किसी को भी मैथ में रुचि होगी, किसी को बायोकेमिस्ट्री में। मैं किसी सब्जेक्ट को छोटा बड़ा नहीं बोला, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा माइक्रो में इंटरेस्ट है भाई, ठीक है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच प्लेग इज हाईली इन्फेक्शियस। अब प्लेग के बारे में आपने सुना ही होगा, कौन कोज करता है प्लेग, ठीक है। यर्सीनिया, यर्सीनिया भाई साहब कोज करता है हमारा। तो प्लेग हाईली इन्फेक्शियस है, इनमें से कौन सी प्लेग है जो हाईली इन्फेक्शियस है? वेदर यूमोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है सर, जो हाईली इन्फेक्शियस है सर, वो है हमारी सर न्यूमोनिक प्लेग। वो तो नाम से ही दिख रहा है भाई, न्यूमोनिक प्लेग कैसे फैलेगी भाई? ड्रॉपलेट से ही फैलेगी सर, ठीक है, ड्रॉपलेट से ही फैलेगी, तो जिस वजह से ये हाईली इन्फेक्शियस भी है, एक दूसरे से फैलने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। और यहाँ पर मैंने प्लेग के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, वाइल ऑल फॉर्म ऑफ प्लेग आर सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज, न्यूमोनिक प्लेग इज स्पेसिफिकली डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स हाई इन्फेक्टिविटी एंड एबिलिटी टू स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है वो है आपका फ्लिया बाइट, ठीक है। फ्लिया बाइट है सर इसका। फ्लिया बाइट कैसे? जो ओरेंटल जो रेड फ्लिया होते हैं, जो एरेंशियल रेड फ्लिया होते हैं, जिसको रेड फ्लिया का नाम भी आपको पता होना चाहिए, जिनोप्सिला चियोप्सिस। नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन याद रखना है। ये कहाँ पर फीड करता है? ये फीड करता है इन्फेक्टेड जो रोडेंट होते हैं, जो रैट हो गया, ठीक है, एंड ट्रांसमिट द बैक्टीरिया टू ह्यूमन ड्यूरिंग ए बाइट, ठीक है। बाइट जब ये करता है रेड फिलिया, ठीक है, रेड फिलिया जब ये बाइट करता है तब ये आपको फैलता है, ना कि जब रेड का आपको गुजरता है तब फैलता है, ठीक है। तो ये फ्लिया के बाइट से फैलता है। और फ्लिया का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। फ्लिया का नाम आपको याद रखना है, मैं एक बार फिर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। फ्लिया का नाम आपको याद रखना है, जेनोप्सिला चियोप्सिस। जेनोप्सिला चियोप्सिस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जेनोप्सिला चियोप्सिस।
जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना। और उसके बाद बात करें तो ये फैलता कैसे है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जैसे कि हैंडलिंग, आप फ्लूइड और टिश्यू इन्फेक्टेड एनिमल्स का जब आप हैंडल करोगे उससे भी फैल जाता है, ठीक है। ड्रॉपलेट मैकेनिज्म से भी फैल जाता है, मैंने जैसे बताया न्यूमोनिक प्लेट हाईली जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैलता है, ठीक है, ह्यूमन या एनिमल। उसके बाद सर ये बायोटेरर जो एजेंट भी है, कैसे बायोटेरर, ये जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है, ठीक है, सीडीसी, उसने इसको एज ए आपका बायोटेररिज्म एजेंट इसको घोषित किया है, रेसिना पेस्टिस को, ठीक है, कैटेगरी ए पैथोजन है ये, ठीक है, ड्यू टू इट्स लो इन्फेक्टिव डोज एंड सीवियर मोर्टेलिटी, ठीक है, क्योंकि ये एरोसोल से ट्रांसमिशन से फैलता है ह्यूमनिक फॉर्म, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो सर, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ था आपका प्लेग के बारे में। और पीछे आपको पता है प्लेग फैला था, ठीक है। चूहों का बहुत बड़ा रोल रोल होता है, आपने सुनी होगी स्टोरी, प्लेग फैल गया, बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। तो वो आपने पढ़ा होगा। उसके बाद सर अगला क्वेश्चन है सर विब्रियो के ऊपर। सर विब्रियो के ऊपर क्या क्वेश्चन है सर, विब्रियो पैराहिमोलिटिकस, ठीक है। विब्रियो पैराहिमोलिटिकस सीन इन अंडरकुक्ड, इनमें से कौन सा है जो कि विब्रियो पैराहिमोलिटिकस का जो इन्फेक्शन है वो किसके कारण होता है सर, किसके मतलब किस वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है मतलब कि वो होता है जब आप अंडर कुक्ड सेल्फिश का जब आप कंजप्शन कर लेते हो, अंडर कुक्ड सेल्फिश का जब आप कंजप्शन कर लेते हो, तो उसकी वजह से आपको विब्रियो पैराहिमोलिटिकस आपको कोज मतलब वो डिजीज कोज करते हैं, ठीक है, वहां से आपका फैल जाएगा, ठीक है। विब्रियो पैराहिमोलिटिकस, विब्रियो एक विब्रियो कोलरा होता है, विब्रियो कोलरा होता है। अगर विब्रियो को मैं डायरेक्टली मतलब अगर डीप में पढ़ाऊं तो एक होता है एल्टोर टाइप का, इसका वेब्रियो का, तो बहुत सारे होते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सर लेप्टोस्पायरोसिस के ऊपर। सर लेप्टोस्पायरोसिस के ऊपर क्वेश्चन है सर, लेप्टोस्पायरा इज ट्रांसमिटेड बाय, जो लेप्टोस्पायरा या जो एक्चुअली में जो लेप्टोस्पायरोसिस है ये तो एक डिजीज का नाम है, इसको जो कोज करता है वो करता है सर लेप्टोस्पायरा, ठीक है, लेप्टोस्पायरा, लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस इसको जो करता है सर वो कोज करता है। तो जो लेप्टोस्पायरा है सर ये कैसे फैलता है सर, ये फैलता है सर रैट की वजह से, रैट रैट यूरिन डिजीज भी बोलते हैं सर इसको, रैट यूरिन डिसीज, रैट यूरिन डिजीज भी इसको बोलते हैं लेप्टोस्पायरोसिस को, ये आपको याद रखना है, 1 पॉइंट रही है आपका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सॉरी मैं क्या बोल गया, इसको तो बोलते हैं भाई वेस्ट डिजीज बोलते हैं, मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है, इसको काट दो, ठीक है। लेकिन रैट से फैलता है ये, ठीक है, रैट से फैलता है ये, ठीक है। तो रैट यूरिन डिजीज या वेल्स डिजीज इसको बोला जाता है, ये आई थिंक इसको रैट यूरिन डिजीज भी बोला जाता है जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है, ठीक है। मे बी आई एम रॉन्ग यार, आप लोग ना कमेंट करके बताना कि इसको रैट यूरिन डिजीज भी बोलते हैं, आई थिंक बोलते हैं, क्योंकि अगर रैट से फैल रहा है ना तो फिर ये रैट यूरिन डिजीज भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है लेप्टोस्पायरोसिस थ्रू कॉन्टैक्ट, हाँ सॉरी भाई है भाई, बोलते हैं इसको रैट यूरिन डिजीज बोलते हैं, मैं वही तो गया, मैं देखो भाई जब मैं कंफर्म नहीं होता मैं पहले बता देता हूँ। तो इसको रैट यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। रैट यूरिन डिजीज क्यों होते हैं, मान लो कहीं पे रैट ने यूरिन कर दिया सोइल में और वहां से फिर ये आपके मतलब आपको हो गया वो, ठीक है। तो इसके लिए इसको रैट यूरिन डिजीज बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। तो वेल्स डिजीज भी बोलते हैं इसको, इट क्यूजेज बायफेजिक इलनेस, बायफेजिक इलनेस जैसे कि आपके फ्लू लाइक सिम्टम आएंगे इसमें, ठीक है, जिस वजह से फेटल हो जाता है, मल्टी ऑर्गन इसमें फेल हो जाते हैं, जॉन्डिस, किडनी फेलियर, पल्मोनरी हेमरेज, और इसको वेल्स डिजीज भी बोला जाता है, ठीक है, वेल्स डिजीज भी बोला जाता है, रैट यूरिन डिजीज भी बोला जाता है, रैट यूरिन डिसीज। क्योंकि भाई देखो मैं मेरा मकसद है आपको कोई भी चीज गलत नहीं पढ़ाना, ठीक है, जहां कहीं मुझे डाउट लगता है मैं सीधा बोल देता हूँ भाई एक बार गूगल कर लेना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। ट्रांसमिशन और ट्रीटमेंट कैसे है सर इसका, ट्रांसमिशन तो बता दिया, इन्फेक्टेड यूरिन से होते हैं वाया कंटेमिनेटेड वाटर सोयल। डायग्नोसिस सर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट आप कर सकते हो सर इसका, MAT माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, या आप PCR कर सकते हो। ट्रीटमेंट सर इसका अर्ली ट्रीटमेंट इज क्रिटिकल टिपिकली विद एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलियम और डोक्सीसाइक्लिन आप इसमें दे सकते हो। तो ये था सर लेप्टोस्पायरा के बारे में, लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस के बारे में। तो आई होप आपको लेप्टोस्पायरा के बारे में ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। लेप्टोस्पायरा क्या है सर, लेप्टोस्पायरा बोरेलिया ट्रेपोनिमा, ये क्या है, स्पायरोकीट्स है सर, स्पायरोकीट्स है सर, ये स्पायरोकीट्स की कैटेगरी में आते हैं सर ये लेप्टोस्पायरा, ठीक है। तो सर यहाँ पर होता है हमारा सेशन का दी एंड, और आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा सर, काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया। तो सर अगर आपको अच्छा लगा हो तो सर आप क्या करो, इसको
वीडियो को सर एक लाइक दे सकते हो सर आप। वैसे भी सर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है बाहर, अगर आप एक थम्स अप मुझे दे दोगे सर तो मैं थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगेगा सर। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो एक थम्स अप देना सर। लाइक मैं पी लूंगा, आप लाइक करो, मैं बाहर से थम्स अप मंगवा के पी लूंगा। ठीक है, तो इसको शेयर कर देना सर आप। ठीक है, मैं थोड़ा सा यार मजाकिया हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी आदत है ये। ठीक है, तो मेरे से ऐसे बस ऐसे नहीं होता कि बस करके क्वेश्चन बाज के निकल जाओ। मुझे बात करना अच्छा लगता है आपसे, क्योंकि वैसे भी मेरी ज़्यादा किसी से बात इतनी होती नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि अपनी वीडियो के थ्रू आपके साथ ही बात कर लूँ। ठीक है, तो शेयर आप इस वीडियो को कर सकते हो सर आप लोग, और कमेंट बॉक्स में सर आप अपनी क्वेरी, सर आप अपनी क्वेरी क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में सर आप अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हो सर। बाकी सर अगर कोई डाउट हो तो सर आप मुझे डीएम कर सकते हो सर। डीएम कहाँ करना है सर, डीएम कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर, मैसेज कर सकते हो सर आप। ठीक है, और बाकी सर अगर आप एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन है सर, रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन है सर, तो आपके लिए सर ये जो वीडियो है, ये आपका चैनल है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, दिस इज माई फोटो, आई मीन लैब वाइल डूइंग वाइल एग्जामिंग द एलपीसीबी। ठीक है, तो अभी मैंने भी शुरू किया है अपना, और मैं खुद आगे बढ़ना चाहता हूँ और आप लोगों को भी आगे बढ़ाऊंगा। तो मेरे इस मिशन में आपको साथ में रहना है। ठीक है, और बहुत सारे मैं वर्कशॉप अटेंड करता रहता हूँ। लिंक्डइन पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो अगर आप सच में आप एक रिसर्च एंथुसियास्ट पर्सन हो। ठीक है, मैं भी एक लर्नर हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ। मैं कोई ऐसे कोई 30 मार खानी हो कि मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, या मैं भी एक लर्नर हूँ, अभी भी बहुत सारी चीजें मैंने सीख ली है। यार ये कि हार्वर्ड का मैंने ना कोर्स किया था। अब आप लोग भी इसको कर सकते हो स्टेम सेल में, अगर आपका इंटरेस्ट है स्टेम सेल बायोलॉजी में। तो ये स्टेम सेल का ना मैंने एक कोर्स किया था। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, स्टेम सेल मेडिसिन का ये कोर्स है। ठीक है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से किया था मैंने। इसकी जो डिटेल है, इसकी डिटेल मैंने एक वीडियो में शेयर कर दी है। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो है वो। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू डू एनी फ्री कोर्स फ्रॉम हार्वर्ड, ठीक है, ऑनलाइन फ्री कोर्स, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी बाय। लेकिन एंड में ये लिख देना बाय लैपटॉनिक, तो ही आपको मेरी वाली वीडियो मिलेगी, नहीं तो आपको और बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। बाकी आप लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं आपको आपकी हेल्प के लिए 24/7 अवेलेबल। ठीक है, तो ये हार्वर्ड का मैंने किया था, आप लोग भी इसको सर्टिफिकेट को अर्न कर सकते हो, अपनी सीवी को इम्प्रूव कर सकते हो। और ये मेरी रिसर्च का टॉपिक था गाइस, जो नॉर्थ वेस्ट चैप्टर की जो माइक्रोकॉन हुई थी 2026 में। ठीक है, अभी अप्रैल में हुई थी। तो वहां पर मैंने ओरल प्रेजेंटेशन दी थी। तो ये मेरा टॉपिक था, रोल ऑफ एसिड प्यूरिफिकेशन प्रोटोकॉल। वही है कि मैं अब थोड़ा सा एक्टिव हो गया हूँ। ठीक है, तो एक्टिव हो गया हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सक्सीडिया वैसिफॉर्मिस का ये इंपॉर्टेंट केस निकाला था हमने, ये केस रिपोर्ट है। तो ये पोस्टर, इस पोस्टर में भी बहुत बड़ा योगदान है मेरा, और इस पोस्टर को मिला था गाइस फर्स्ट प्राइज। इस पोस्टर को फर्स्ट प्राइज से नवाजा गया था उस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, और वो प्राइज भी मैंने ही रिसीव किया था। ठीक है, तो इस तो ये देख सकते हो हमारी जर्नी रिसर्च की। तो आप लोग भी जुड़ सकते हो। सक्सीडिया वैसे फॉर्मिस जो होती है, ये काफी रेयर फंगस है। ठीक है, काफी रेयर फंगस है ये। तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, और इसका ना मैंने ब्लॉग भी बनाया हुआ है यार। ये जो पूरी वीडियो थी ना, ये इसका मैंने पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है, तो उस ब्लॉग को भी आप देख सकते हो। ठीक है, कि कैसे कैसे मैं गया, मेरी वो रिसर्च की जर्नी आप सुन सकते हो। ठीक है, बाकी यार कोई भी दिक्कत हो तो भाई, तुम्हारा भाई आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और बस ये करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। हार्ड वर्क अगर आप लोगों ने किया है तो आपको कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आज रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बस घबराने की जरूरत नहीं है, कभी ना कभी रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये चीज, ये जो इंसान आपके सामने बैठा है ना, ये 10 बार, 12 बार, 25 बार, 20 बार गिर के खड़ा हुआ है। ठीक है, हमारी जो चैनल है उसकी थीम ही यही है। ऐसे ये जो ये चलती है ना, इसका तो पता है ना आपको क्या है, मेडिकल स्टूडेंट होके भी अगर इसका नहीं पता तो, अप्स एंड डाउन्स गाइस लाइफ में आते रहेंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है भाई। मैं आज भी स्ट्रगल में हूँ, और मुझे ऐसी लाइफ ही पसंद है स्ट्रगल में वाली। इससे पता लगता है कि हम जी रहे हैं। जब चलती रहती है ना ये ईसीजी, ईसीजी की जो लाइन चलती है ना, इसका मतलब क्या है कि बंदा जीवित है। अगर ये ऐसे फ्लैट होगी, इसका मतलब क्या है, मर चुका है बंदा। ठीक है, तो ईसीजी की तरह अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे भाई। ऐसे मोटिवेशन लेनी है तो ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल से मोटिवेशन लो। ठीक है, ऐसे फेक मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। ठीक है, अपने माँ बाप की शक्ल देखो सुबह उठ के, कितना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं वो लोग, कितना आप उनको
कितना आप उनको हेल्प कर सकते हो। अगर आपके पास एक जॉब हो गई, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, अपनी फैमिली को संभाल पाओगे, ठीक है। तो भाई पढ़ा करो, बोलता हूँ। कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलती, अपनी हालत को एक बार देखो, शीशे में देखो अपना सुबह उठ के, ठीक है। शीशे में वैसे तो सब लोग देखते हैं, कंघी करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी गौर से देखो कि क्या, कहाँ पे आज आप खड़े हो और कहाँ आपको जाना है। अपने माँ बाप की तरफ एक बार देखो, ठीक है। बाकी आप लोगों से न्यू वीडियो में मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।